नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं ट्रेजर ऑडिटले पर एक और नए एपिसोड का ऑडियो वर्जन। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नए एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज का टारगेट है 100 लाइक्स। देखते हैं क्या हम मिलकर इससे पार कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 1, अनचाहा सौदा। एक तूफानी रात, बाहर काले बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा शहर कांप रहा था। आसमान से बिजली यूं कड़क रही थी जैसे कोई रोश में गरज रहा हो। तेज हवा खिड़कियों को जोर जोर से धक्का दे रही थी और बारिश की बूंदें छत पर किसी संगीत की तरह लगातार गिर रही थीं। छोटे से घर में एक पुरानी लकड़ी की खटिया पर बैठी नायरा शर्मा अपने छोटे भाई बहनों को सुलाने की कोशिश कर रही थी। कोने में रखा मिट्टी का दिया मंद मंद रोशनी दे रहा था जिससे पूरे कमरे में हल्का सुनहरी उजाला फैला था। दीदी, पापा कब आएंगे? 8 साल की रिया ने अपनी नन्ही सी उंगलियों से नायरा की हथेली पकड़कर मासूमियत से पूछा। उसकी आंखों में उम्मीद थी जो नायरा के दिल को चीर गई। नायरा ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। बहुत जल्दी मेरी रानी, पापा बस आने ही वाले हैं, उसने रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में खुद उसे ही यकीन नहीं था। पापा को गए 3 दिन हो चुके थे। 3 दिन और अब तक कोई खबर नहीं थी। न कोई चिट्ठी, न कोई संदेश। पहले दिन तो माँ ने भी दिल को तसल्ली दी थी कि काम के सिलसिले में देर हो गई होगी, लेकिन दूसरे दिन जब पड़ोस की मिसेज वर्मा ने कानाफूसी की कि हालात ठीक नहीं है तो माँ के चेहरे का रंग उड़ गया था। और अब तीसरा दिन था, उम्मीद और डर के बीच झूलता हुआ तीसरा दिन। नायरा ने रिया को अपने पास खींच लिया और उसके छोटे छोटे हाथों को सहलाने लगी। चलो सो जाओ, नहीं तो जब पापा आएंगे तो कहेंगे कि मेरी गुड़िया बड़ी शैतान हो गई है, उसने हल्के अंदाज में कहा, लेकिन उसके अपने आंसू अंदर ही अंदर दम तोड़ रहे थे। कमरे के एक कोने में 10 साल का रुद्र चुपचाप खिड़की के पास बैठा बाहर झांक रहा था। उसकी छोटी उंगलियां खिड़की की जाली पर कसकर जमी हुई थीं। शायद वह भी पापा का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब सवाल पूछने का साहस खो चुका था। अचानक बिजली जोर से कड़की और पूरा घर उसकी चमक से एक पल के लिए नहा उठा। बाहर कहीं दूर कोई चीज गिरने की आवाज आई। नायरा का दिल बैठ गया। दीदी, रिया ने सहमकर उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। कुछ नहीं हुआ, बस तूफान है, नायरा ने खुद को और रिया को एक साथ दिलासा दिया। लेकिन उसका मन बेचैन था। पापा कहाँ गए? अगर सब ठीक होता तो वो अब तक लौट आते। कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ गई, कोई अनहोनी? एक अनजाना डर उसके दिल की गहराइयों में पसरता जा रहा था। रात के गहरे सन्नाटे में बारिश की बूंदें अब भी खिड़की के शीशों पर दस्तक दे रही थीं। घड़ी की टिक टिक कमरे में गूंज रही थी और हवा की सरसराहट जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। नायरा बेड के किनारे बैठी थी। रिया और रुद्र अब सो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसका दिल अजीब बेचैनी से भरा हुआ था, जैसे कोई अनदेखी विपदा उस पर आने वाली हो। ट्रिन ट्रिन, अचानक उसके फोन की रिंग बजी। उसने झट से स्क्रीन की ओर देखा। अज्ञात नंबर। उसके हाथ कांपने लगे। इतनी रात गए कौन हो सकता है? कहीं पापा? आशा और डर के बीच झूलते हुए उसने कांपती उंगलियों से कॉल उठाई। हेलो। उसकी आवाज सूखी और घबराई हुई थी। दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए खामोशी रही, फिर एक ठंडी बेरहम आवाज सुनाई दी। तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। नायरा के कानों में जैसे कोई बम फट पड़ा हो। का क्या? उसकी सांसें अटक गईं। उसकी उंगलियों से फोन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। न नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। लेकिन कॉलर की आवाज में न कोई संवेदना थी, न कोई सहानुभूति। वो उतनी ही ठंडी और कठोर बनी रही। तुम्हारे पास रोने का वक्त नहीं है, मिस शर्मा। तुम्हारे पिता ने हमारी कंपनी से 5 करोड़ का कर्ज लिया था, जिसे अब तुम्हें चुकाना होगा। नायरा का पूरा शरीर जैसे बेजान हो गया। 5 करोड़? उसकी आवाज धीमी पड़ गई। हाँ, और हमारे पास सारे दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि तुम्हारे पिता ने ये कर्ज लिया था। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, मिस शर्मा। अगले 30 दिनों में या तो पैसे चुका दो या फिर। उस आदमी ने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन नायरा को समझने में देर नहीं लगी। उसका सिर घूमने लगा। पापा की मौत, इतना बड़ा कर्ज, और अब उसकी जिंदगी के सामने एक अंधकार में रास्ता खुल गया था। उसकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य तैरने लगे। पापा की मुस्कान, उनके दिए गए जीवन के छोटे छोटे सबक, उनकी संघर्ष भरी आंखें, और अब एक अनजान इंसान की बेरहम आवाज कह रही थी कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, वो लगभग चीख पड़ी। मुझे अपने पिता से बात करनी है, मुझे कोई सबूत चाहिए। फोन पर एक हल्की हंसी गूंजी, एक ऐसी हंसी जिसमें ताकत थी, जिसमें धमकी छिपी थी।
अगर सबूत चाहिए तो कल सुबह सिटी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में चली जाना, तुम्हारे पिता वहीं हैं। नायरा के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने धीरे धीरे फोन उठाया और कांपते हाथों से उसे काट दिया। अब कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी और नायरा का दिल जो टूटने की कगार पर था। अथर्व राठौड़ की एंट्री सिटी हॉस्पिटल की ठंडी दीवारों के बीच पड़ी अपने पिता की लाइफलेस बॉडी को देखकर नायरा की जिंदगी का हर सपना एक पल में बिखर गया था, लेकिन उसे रोने तक की मोहलत नहीं थी। 5 करोड़ का कर्ज, इतना बड़ा कर्ज उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो किसी तरह पैसे जुटाए या फिर। अगले दिन भारी मन और कांपते कदमों के साथ नायरा राठौड़ मैंशन के ऊंचे दरवाजों के सामने खड़ी थी। विशाल गेट के दोनों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे जो उसे संदेह भरी निगाहों से देख रहे थे। अंदर से सफेद संगमरमर की बनी सीढ़ियां, महंगे झूमर और शाही फर्नीचर इस जगह की अमीरी का सबूत दे रहे थे, लेकिन इस दौलत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ अपने पिता का कर्ज चुकाने आई थी। नौकर उसे एक बड़े से हॉल में ले गया जहां एक शख्स इत्मीनान से सोफे पर बैठा था, अथर्व राठौड़। 25 साल का अथर्व बिजनेस की दुनिया का वो नाम था जिससे सब डरते थे। काले सूट में, विस्की ग्लास हाथ में लिए हुए, वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने वाला इंसान था। उसकी गहरी आंखें किसी भी इंसान की हकीकत को चीर कर देख सकती थीं, और इस वक्त वो आंखें सिर्फ नायरा पर टिकी थीं। तो मिस शर्मा, आखिर तुम आ ही गईं। उसकी आवाज़ ठंडी थी, जैसे उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि नायरा को आना ही पड़ेगा। नायरा ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, मैं ये कर्ज चुका दूंगी, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अथर्व ने हल्की हंसी हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें दिलचस्पी थी मगर कोई दया नहीं। तुम्हारे पास वक्त नहीं है नायरा, ये दुनिया बिजनेस पर चलती है, एहसान पर नहीं। नायरा को उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता और गुस्सा दिखा। लेकिन अथर्व अचानक खड़ा हुआ। उसके कदम धीमे लेकिन प्रभावशाली थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और नायरा के बहुत करीब आकर झुका। उसकी आंखें सीधे नायरा की आंखों में थीं, गहरी, रहस्यमयी और एक खतरनाक चमक से भरी हुई। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, मुझसे शादी कर लो। नायरा के कानों में जैसे बम फट पड़ा। शादी? उसकी आवाज घुट गई। अथर्व ने विस्की का आखिरी घूंट लिया और ग्लास टेबल पर रख दिया, फिर बेहद ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है नायरा। 5 करोड़ तुम नहीं चुका सकती, और मैं अपना पैसा यूं ही किसी पर दान नहीं करता। अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ ये सौदा करना होगा। नायरा का पूरा शरीर सुन्न हो गया। ये कैसा प्रस्ताव था, ये कैसा सौदा था? लेकिन उसके सामने कोई और रास्ता भी तो नहीं था। नायरा को लगा जैसे अथर्व के शब्दों ने उसके चारों तरफ एक ऐसा पिंजरा खड़ा कर दिया था जिससे भागना नामुमकिन था। शादी? उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन क्यों? अथर्व ने उसे घूरा। उसकी आंखों में एक अजीब सा जज्बा था, जैसे वो उसकी घबराहट को एंजॉय कर रहा हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ, और जो मैं चाहता हूँ वो मेरा होता है। उसकी आवाज सख्त थी, उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। नायरा घबराकर पीछे हटी, लेकिन उससे पहले ही अथर्व ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें ही क्यों चुना, वो बेहद धीमी मगर मजबूत आवाज में बोला। मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा नायरा, मैं सिर्फ डील्स में यकीन रखता हूँ, और ये डील तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। नायरा ने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत के आगे उसकी कोशिश बेकार थी। तुम इस तरह किसी की जिंदगी के फैसले नहीं ले सकते, उसकी आवाज में बेबसी थी। अथर्व ने एक पल उसे घूरा, फिर उसके और करीब आकर फुसफुसाया। अगर शादी नहीं की तो तुम्हारे भाई बहनों को अनाथालय भेज दिया जाएगा, तुम्हारी ये छोटी सी दुनिया खत्म हो जाएगी नायरा। नायरा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। नहीं, उसकी सांसें तेज हो गईं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अथर्व हंसा, मगर उसकी हंसी में कोई गर्मजोशी नहीं थी। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। रवि, मुझे शर्मा हाउस की सारी प्रॉपर्टी, बैंक डिटेल्स और उनके बच्चों के बारे में फुल रिपोर्ट चाहिए, आज रात तक। नायरा की आंखों में डर साफ दिखा। तुम कितने बेरहम हो। उसकी आवाज धीमी थी, मगर हर शब्द में दर्द भरा हुआ था। अथर्व ने एक कदम पीछे हटकर उसे देखा, जैसे वो उसकी मजबूरी को पूरी तरह से जज कर रहा हो। मुझे सिर्फ मेरा पैसा चाहिए था, लेकिन अब, वो मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान में एक सिहरन थी। अब मुझे तुम्हें जीतने में ज्यादा दिलचस्पी हो गई है। नायरा का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तुम्हारे पास सिर्फ एक रात है सोचने के लिए, या तो तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ, या फिर तुम्हारे भाई बहन सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो जाएंगे। वो बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन उसकी बातें नायरा के दिमाग में गूंजती रहीं। क्या वो अपने परिवार को बचाने के लिए इस सौदे के आगे झुक जाएगी, या फिर कोई और रास्ता निकालेगी?
मगर उसके पास रास्ते थे ही कहाँ। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश की तेज बूंदें खिड़की से टकराकर हल्की हल्की ध्वनि पैदा कर रही थीं, लेकिन कमरे के अंदर सिर्फ सन्नाटा था, एक भारी, दम घोंटने वाला सन्नाटा। नायरा की आंखों में आंसू थे, पर वो रो नहीं रही थी। शायद अब आंसुओं की भी हिम्मत नहीं बची थी। उसकी किस्मत अब उसकी अपनी नहीं रही थी। छोटे से कमरे में उसके भाई बहन चैन की नींद सो रहे थे। रिया, आरव और नील तीनों मासूम थे, दुनिया की सच्चाई से बेखबर। उन्हें क्या पता था कि उनकी दीदी अपने लिए कैसी सजा चुनने जा रही है, सिर्फ उनके लिए। दीदी, लाइट्स क्यों बंद कर दी? 8 साल की रिया नींद में करवट लेते हुए बड़बड़ाई। नायरा ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछ लीं और उसके सिर पर हल्का हाथ फेरा। सो जाओ रिया, कुछ नहीं हुआ। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर फिर भी वो शांत दिखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन क्या सच में कुछ नहीं हुआ था? सब कुछ खत्म हो चुका था। अगली सुबह राठौड़ मैंशन, मुझे उससे मिलना है, नायरा ने गार्ड को कहा। उसकी आवाज़ में मजबूती थी, लेकिन दिल अंदर से 1000 टुकड़ों में बंट चुका था। गार्ड उसे देखकर कुछ बोलने ही वाला था कि पीछे से वही जानी पहचानी आवाज़ आई, सख्त, ठंडी और बेरहम। लगता है किसी ने समझदारी से काम लिया है। नायरा ने सिर उठाया और देखा, अथर्व राठौड़, सफ़ेद शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में, हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट और खतरनाक। उसकी गहरी काली आंखें नायरा के चेहरे पर टिकी थीं, जैसे वो हर एक भावना पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तो तुम्हें अपना जवाब मिल गया। वो आगे बढ़ा, उसकी मुस्कान में हल्की सी जीत की झलक थी। नायरा ने धीरे से सिर झुका लिया, उसकी उंगलियां आपस में उलझ रही थीं। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। एकदम सन्नाटा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब उसकी बूंदों की ठंडक से ज्यादा नायरा के फैसले ने उसे ठंडा कर दिया था। अथर्व के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मगर ये खुशी की मुस्कान नहीं थी, ये जीत की थी। गुड चॉइस मिस शर्मा, उसने एक कदम और आगे बढ़ाया, अब तुम जल्द ही मिसेज राठौड़ बनने वाली हो। नायरा ने अपना सिर झुका लिया, उसकी आंखें किसी खाई जितनी गहरी और खाली थीं। आज उसकी जिंदगी बदल रही थी, पर यह शादी प्यार से नहीं, बल्कि नफरत से भरी थी। क्या आपको यह एपिसोड पसंद आया? एपिसोड 2, बंदिशों में बंधा रिश्ता। रात गहरी थी, आसमान में बादल अब भी गरज रहे थे। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों से टकराकर अंदर बैठे लोगों को एहसास करा रही थीं कि तूफान बाहर ही नहीं, किसी के दिल में भी उठ सकता है। नायरा के दिल में भी इस वक्त एक तूफान उमड़ रहा था। उसकी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला उसकी जुबान से निकलने ही वाला था। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। अथर्व राठौड़ के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। लेकिन ये कोई प्यार भरी मुस्कान नहीं थी, ये जीत की थी, ये साबित करने की थी कि वह जो चाहता है, वो उसे मिल जाता है। बहुत अच्छे, तुम्हारा फैसला समझदारी भरा है, उसने ठंडे, नपे तुले लहजे में कहा। उसकी आंखों में न तो कोई खुशी थी और न ही कोई भावनाएं। यह वही अथर्व था, जिसकी दुनिया में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी, बस पावर, कंट्रोल और जीत। नायरा की उंगलियां खुद ब खुद एक दूसरे में उलझ गईं। उसकी आंखें गीली थीं, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। यह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। नायरा ने मन ही मन खुद को समझाने की कोशिश की। शादी कब करनी है? उसकी आवाज़ किसी तरह उसके गले से निकली। अथर्व ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे कि उसे ये सवाल सुनने की ही उम्मीद थी। 3 दिन बाद उसने सख्त लहजे में जवाब दिया, तुम जितनी जल्दी इसे स्वीकार करोगी, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। नायरा का सिर घूम गया। 3 दिन? सिर्फ 3 दिन? इतनी जल्दी? उसके मुंह से अचानक निकल गया। अथर्व ने हल्का सा सिर टेढ़ा किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब बिना किसी प्लानिंग के किया है? नायरा की सांसें रुक गईं। यह इंसान जितना बाहर से शांत और गंभीर दिखता था, अंदर से उतना ही खतरनाक था। शादी एक समझौता है, नायरा, जितना जल्दी इसे स्वीकार कर लो, उतना ही कम तकलीफ होगी, अथर्व ने आगे कहा। नायरा ने धीरे से अपनी मुठियां भींच लीं। ये शादी उसके लिए सिर्फ एक मजबूरी थी, लेकिन अथर्व के लिए? उसके इरादे क्या थे? उसने आज तक उससे इतनी नफरत क्यों की थी? और अगर इतनी नफरत थी, तो फिर शादी का ये फैसला क्यों? सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। अचानक अथर्व उसकी तरफ झुका। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मिस शर्मा। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी, मगर उसमें एक अजीब सी चेतावनी छिपी थी। अब तुम मिसेज राठौड़ बनने वाली हो। नायरा की सांसें तेज हो गईं, उसके कदम पीछे हटने लगे। अब ये कहानी सिर्फ एक मजबूर लड़की की नहीं थी, ये कहानी उस लड़की की थी, जिसने हालातों से लड़ने के बजाय उन्हें स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था।
बाहर बारिश हो रही थी और अंदर नायरा की जिंदगी भीगने लगी थी। कमरे में ठंडक थी, लेकिन नायरा के भीतर एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी, गुस्से की, डर की और लाचारी की। अथर्व राठौड़ अपनी काले रंग की कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों में वही बेरहमी थी जिसने नायरा को कुछ ही पलों में बेबस कर दिया था। टेबल पर एक फाइल रखी थी, एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट। अथर्व ने अपनी उंगलियों से उस फाइल पर दस्तक दी और ठंडे लहजे में बोला, ये तुम्हारे लिए है, नायरा। नायरा की आंखें कांप गईं। उसने डरते हुए फाइल की तरफ देखा। यह क्या है? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन अंदर की घबराहट को छिपा नहीं सकी। अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ अपने लॉयर की तरफ इशारा किया, जिसने तुरंत फाइल खोलकर उसके सामने रख दी। ये शादी सिर्फ एक डील होगी, अथर्व ने अपनी गहरी आवाज में कहा। नायरा की सांसें तेज हो गईं। डील? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, तुम मेरी पत्नी कहलाओगी, लेकिन सिर्फ नाम की। इस शादी से कोई उम्मीद मत रखना, न कोई हक, न कोई प्यार और न ही कोई बंधन। नायरा का दिल डूब गया। ये शादी तो पहले ही उसकी मर्जी के खिलाफ थी, लेकिन अब ये किसी रिश्ते का नाम भी नहीं था, बस एक समझौता। उसने कांपते हाथों से फाइल के पन्ने पलटे। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, अथर्व आगे बढ़ा। तुम मुझसे सवाल नहीं करोगी, तुम मेरे फैसलों पर उंगली नहीं उठाओगी, और सबसे बड़ी बात, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हारे भाई बहनों का क्या होगा, ये तुम्हें पता ही है। नायरा ने घबराकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने गुस्से से कहा। अथर्व आगे झुका। उसकी आंखें नायरा की आंखों में गहराई तक उतरती चली गईं। क्योंकि मैं अथर्व राठौड़ हूँ, और मैं जो चाहता हूँ उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। नायरा ने अपनी उंगलियां भींच लीं। क्या ये शादी सच में कोई रिश्ता होगी? नहीं, ये बस एक सौदा था जहां कीमत सिर्फ उसकी जिंदगी थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने को तैयार थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वो टूटी थी, मगर पूरी तरह बिखरने से पहले उसे एक फैसला लेना था। उसने कलम उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। धीरे धीरे उसने कांपते हाथों से कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए। बहुत अच्छे, अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी। ये रिश्ता अभी शुरू भी नहीं हुआ था और पहले ही खत्म हो चुका था। राठौड़ मैंशन की चमचमाती रोशनी दूर से ही नजर आ रही थी। पूरी हवेली रोशनी में नहाई हुई थी, लेकिन इस चकाचौंध के बीच नायरा के मन में घना अंधेरा छाया हुआ था। आज उसकी सगाई थी, एक ऐसे रिश्ते में बंधने की रस्म जिसे उसने कभी चाहा ही नहीं। नायरा को तैयार करने के लिए महंगे डिजाइनर बुलाए गए थे। उन्होंने उसे एक भारी लेकिन बेहद खूबसूरत लाल गोल्डन लहंगे में सजाया। उसके माथे पर बारीक टिकली थी, हाथों में चूड़ियां झंझना रही थीं, लेकिन उसके अंदर कुछ भी झंझना नहीं रहा था, बस एक सन्नाटा था। उसने आईने में खुद को देखा, एक सुंदर दुल्हन जैसी, लेकिन उसकी आंखों में न कोई चमक थी, न खुशी। अगर मैं भाग गई तो? उसका मन चीख उठा, लेकिन अगले ही पल उसके जहन में अपने छोटे भाई बहन का मासूम चेहरा घूम गया। नायरा ने मजबूती से अपनी आंखें बंद कर लीं। नहीं, वो भाग नहीं सकती थी। जब कैदी को स्टेज पर बुलाया गया, नीचे महफिल पूरी तरह सजी थी। महंगे सूट बूट में लोग बातें कर रहे थे, संगीत बज रहा था, नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे। और स्टेज के बीचों बीच खड़ा था अथर्व राठौड़। काले रंग के शाही शेरवानी में वह किसी राजा की तरह लग रहा था। उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी जिससे नायरा नफरत करती थी। अब देखना यह है कि ये रानी कब तक इस राजा की कैदी बनी रहती है, अथर्व ने हल्के से बुदबुदाया जब नायरा स्टेज पर आई। सगाई की रस्म शुरू की जाए, पुजारी की आवाज गूंजी। नायरा की सांसें तेज हो गईं। अथर्व ने बिना एक पल की देरी किए उसकी बाईं हाथ की उंगली पकड़ ली, मजबूती से। नायरा की उंगलियां कांप उठीं। तुम्हारी उंगलियां कांप क्यों रही हैं, नायरा? अथर्व ने बेहद धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। नायरा ने उसकी आंखों में देखा, काली गहरी आंखें जो जैसे उसकी आत्मा को पढ़ रही थीं। फिर उसने जबरदस्ती उसकी उंगली में अंगूठी डाल दी। ताली बज उठी। लोगों के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन नायरा के लिए ये ताली नहीं, जंजीरों की आवाज थी। अब बारी नायरा की थी। उसने हिचकिचाते हुए अपनी उंगलियां आगे बढ़ाईं। अथर्व ने अपनी हाथ आगे किया, जैसे वो उसे अपना हक सौंप रहा हो, लेकिन असल में वह नायरा से उसका हक छीन रहा था। नायरा के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे अंगूठी उठाई और कांपते हुए अथर्व की उंगली में पहना दी। एक दावा जो डरावना था। जैसे ही अंगूठी पहनाई गई, अथर्व उसके एकदम करीब आ गया। इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें नायरा के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। आज से तुम सिर्फ मेरी हो, नायरा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारी हर सांस पर सिर्फ मेरा हक होगा।
नायरा की आंखें डर से फैल गईं। महफिल में हंसी मजाक चल रहा था, लोग मिठाइयां खा रहे थे, लेकिन नायरा को लग रहा था जैसे वो किसी कैद में चली गई है जहां से भागना नामुमकिन था। ये सगाई नहीं थी, यह एक सौदा था, और नायरा उस सौदे की सबसे बड़ी कीमत थी। राठौड़ मेंशन की सगाई की पार्टी अब अपने आखिरी दौर में थी। लोग हंसी मजाक कर रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थीं, और रिश्तेदारों में कानाफूसी हो रही थी। अथर्व राठौड़ की शादी, अब ये खेल और दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच नायरा अपनी ही दुनिया में गुम थी। वो स्टेज से उतरकर एक कोने में खड़ी थी। भारी लहंगा और भारी जिंदगी का बोझ एक साथ उठाना मुश्किल लग रहा था। तभी, तुम्हें लगता है कि यह शादी तुम्हें खुशी देगी? एक गहरी रहस्यमयी आवाज उसके कानों में पड़ी। नायरा ने चौंक कर देखा। एक अजनबी, या शायद छुपा हुआ कोई अपना, एक अजनबी जो अपना सा लगा। उसके सामने एक लंबा चौड़े कंधों वाला शख्स खड़ा था, समर प्रताप सिंह, अथर्व का सौतेला भाई। काले शेरवानी में, बालों को हल्का सा पीछे संवार कर, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक ऐसी चमक जो दोस्ती भी हो सकती थी, और धोखा भी। क्या कहा आपने? नायरा ने संभलते हुए पूछा। समर ने धीरे से एक मुस्कान दी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह शादी तुम्हें खुशी देगी? नायरा का दिल एक पल के लिए कांप गया, क्योंकि यह सवाल उसने खुद से कई बार पूछा था, लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। मुझे नहीं पता, उसके मुंह से शब्द खुद ब खुद निकल गए। समर ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे उसकी मासूमियत को तौल रहा हो। फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने धीरे से कहा, तो पता लगाना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ एक खेल है, और खेल में हमेशा एक जीतता है, दूसरा हारता है। नायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब? उसने घबराकर पूछा। समर ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, मतलब ये कि तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारी नहीं रही, नायरा। ये सिर्फ एक चाल है, और तुम्हें ये तय करना होगा कि तुम खिलाड़ी बनोगी या प्यादे की तरह खेली जाओगी। नायरा के होंठ सूख गए। उसने समर को गौर से देखा। उसकी आंखों में न तो सहानुभूति थी, न हमदर्दी, सिर्फ एक अजीब सी दिलचस्पी थी। यह आदमी कौन है? क्या यह मेरा दुश्मन है, या कोई ऐसा जो मुझे इस कैद से बचा सकता है? लेकिन नायरा के पास इन सवालों के जवाब ढूंढने का वक्त नहीं था, क्योंकि कुछ ही सेकंड बाद अथर्व वहां आ गया। जब दो भाई आमने सामने आए। समर, यहाँ क्या कर रहे हो? अथर्व की आवाज में वही ठंडापन था जिससे नायरा अब तक वाकिफ हो चुकी थी। समर ने बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए कहा, बस नई भाभी से बात कर रहा था। नायरा ने घबराकर अथर्व को देखा। उसकी आंखों में नफरत थी। नायरा मेरी है, उससे बात करने के लिए तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत नहीं, समर। समर ने हल्की हंसी हंस दी। इतनी जल्दी अपनी बना लिया भाई? तुम्हें परेशानी है? अथर्व का गुस्सा अब बढ़ने लगा था। लेकिन समर ने सिर्फ अपने हाथ ऊपर किए, जैसे कोई निर्दोष व्यक्ति खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। अरे नहीं, मुझे तो बस ये देखना था कि यह शादी एक रिश्ता बनेगी या एक युद्ध। और यह कहकर वो धीरे धीरे वहां से चला गया। नायरा को समझ नहीं आ रहा था कि समर उसे सच में समझाना चाह रहा था, या उसे किसी और बड़ी साजिश की तरफ धकेल रहा था। लेकिन एक बात पक्की थी, ये शादी सिर्फ नायरा और अथर्व की नहीं थी। यह एक ऐसा खेल था जिसमें हर किसी के पास अपने मोहरे थे। और समर एक ऐसा खिलाड़ी था जो अपनी असली चाल अभी तक छुपाकर बैठा था। राठौड़ मेंशन के एक अंधेरे कोने में नायरा अपने नए कमरे में अकेली बैठी थी। कमरा भव्य था, शाही अंदाज का, लेकिन उसके लिए ये किसी सोने के पिंजरे से कम नहीं था। टेबल पर जलती मोमबत्ती की लौ धीमे धीमे कांप रही थी, जैसे उसकी अपनी घबराहट इस माहौल में घुल गई हो। शादी की तारीख, 1 हफ्ते बाद, सिर्फ 1 हफ्ता। उसके दिमाग में ये शब्द गूंज रहे थे। 1 हफ्ते बाद वह नायरा सिंह नहीं रहेगी, वो नायरा अथर्व राठौड़ बन जाएगी। नाम बदलने से जिंदगी बदलती है या नहीं, यह नहीं पता, लेकिन उसकी किस्मत जरूर बदलने वाली थी। दरवाजा खुला, सन्नाटे की मौत तभी, दरवाजा धीरे धीरे खुला। नायरा की धड़कन तेज हो गई। कौन? हल्की रोशनी में सामने खड़ा था अथर्व। ठीक उसी तरह जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखने आता है। उसका कद, उसकी आंखें, उसकी मौजूदगी, सब कुछ नायरा के दिल पर एक अनदेखा भार डाल रहे थे। अथर्व ने कमरे के अंदर कदम रखा। ये तुम्हारी आखिरी रात है, नायरा। उसका लहजा नायरा के शरीर में एक सर्द लहर दौड़ा गया। तुम्हारी आज़ादी की आखिरी रात। नायरा की सांसें तेज हो गईं। मतलब? उसने धीमे से पूछा, हालांकि जवाब वह जानती थी। अथर्व उसके करीब आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा संतोष था, एक ऐसी जीत जिसमें प्रेम नहीं था, बल्कि अधिकार की ठंडी आग थी। मतलब ये कि कल से तुम्हारी हर सांस मेरे नाम होगी।
उसने अपनी उंगलियों से नायरा की ठोड़ी ऊपर की जिससे वो उसकी आंखों में देख सके। कल से तुम सिर्फ मेरी हो। नायरा का डर और उसकी बेबसी। नायरा ने खुद को पीछे खींच लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मैं इस शादी में बचेगी या ये रिश्ता उसे पूरी तरह तोड़ देगा? उसकी आंखें अथर्व की आंखों से मिलीं। वो जानती थी कि इस इंसान से बचना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी क्या मेरी किस्मत में सिर्फ हार ही लिखी है? ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। अथर्व का आखिरी वार। अथर्व ने एक ठंडी हंसी हंसी। डर रही हो? नायरा ने कुछ नहीं कहा। डर अच्छी चीज है नायरा। डर इंसान को कमजोर बनाता है, और जब इंसान कमजोर हो तो उसे तोड़ना आसान हो जाता है। उसने एक हल्का सा झुकाव लिया और नायरा के कान के पास फुसफुसाया। सोच लो, भागने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा। नायरा के बदन में सिहरन दौड़ गई। अथर्व ने एक आखिरी नजर डाली, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन जाने से पहले उसने मुड़कर कहा, कल सुबह से तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल अध्याय शुरू होने वाला है, तैयार रहना। और फिर दरवाजा बंद हो गया। अब नायरा इस कमरे में अकेली थी, लेकिन उसकी बेबसी उसके साथ थी। क्या वो खुद को बचा पाएगी, या ये रिश्ता उसे पूरी तरह तोड़कर रख देगा? एपिसोड 3, कसमों की बेड़ियां। शादी में सिर्फ 4 दिन बचे थे। राठौड़ मैंशन आज फिर से जगमगा रहा था। गुलाबी और पीली लाइट्स, दरवाजे पर गेंदा और मोगरे की मालाएं, हर तरफ हंसी ठिठोली की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक गहरी चुप्पी भी थी, और यह चुप्पी थी नायरा के मन की। नायरा को एक सफेद और हल्के पीले रंग के सूट में बैठाया गया। रंग जितना हल्का था, उसकी जिंदगी उतनी ही भारी। उसके इर्द गिर्द उसकी सहेलियां और रिश्तेदार बैठे थे। सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में खोखलापन था। सबको पता था कि यह शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही। हल्दी की रस्म शुरू हुई। चलो हल्दी लगाओ इसे, एक औरत ने खुशी से कहा, लेकिन नायरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी एक सहेली ने कांपते हाथों से उसके गाल पर हल्दी लगाई। नायरा की आंखें झुक गईं। अथर्व की एंट्री तभी, दरवाजे पर मजबूत कदमों की आहट हुई। सारे मेहमानों की नजरें उठ गईं। अथर्व राठौड़ अंदर आया। गहरे काले कुर्ते में, सधी हुई चाल, और चेहरे पर वही ठंडा भाव जिसने नायरा की रीढ़ में सिहरन भर दी। सभी महिलाएं थोड़ी सहम गईं, लेकिन फिर भी हंसी ठिठोली जारी रही। नायरा की बेबसी, अथर्व का हक। अथर्व सीधे नायरा के पास पहुंचा। वो उसके सामने झुका और धीमे से फुसफुसाया, तुम्हें हल्दी लगानी होगी मिसेज राठौड़। उसके शब्दों में अधिकार था। मैं खुद लगा लूंगी। नायरा ने पहली बार हल्की सी हिम्मत जुटाई। लेकिन अथर्व हल्का सा हंसा। नहीं, ये रस्म मैं निभाऊंगा। जबरदस्ती हल्दी। अथर्व ने अपनी उंगलियां हल्दी के कटोरे में डुबोईं। धीरे से लेकिन मजबूती से उसने नायरा के गालों पर हल्दी लगाई। हल्दी के रंग से ज्यादा उसके स्पर्श ने नायरा को जला दिया। अब ये रंग जिंदगी भर तुम्हारी चमड़ी से नहीं उतरेगा नायरा। अथर्व के शब्द धीमे थे, लेकिन उनमें छिपी सख्ती नायरा को कांपने पर मजबूर कर गई। नायरा का गुस्सा और बेबसी। नायरा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके भीतर एक तूफान था, पर वो चाहकर भी इस तूफान को बाहर नहीं निकाल सकती थी। उसकी हथेलियां कसकर मुट्ठी में बदल गईं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें गिरने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि यह आंसू अथर्व की जीत होते। भीड़ की खुशी, नायरा की बर्बादी। महिलाएं तालियां बजाने लगीं। वाह, कितना प्यारा लग रहा है दूल्हा दुल्हन। लेकिन नायरा को लगा जैसे ये तालियां नहीं, बल्कि जंजीरों की आवाजें थीं। उसके बचपन के सारे सपने, उसकी अपनी मर्जी, सब हल्दी के इस रंग में दफन हो चुके थे। क्या ये शादी सच में उसकी किस्मत थी, या यह एक सजा थी जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं था? हल्दी के बाद एक अनचाही तन्हाई। हल्दी की रस्म खत्म हो चुकी थी। राठौड़ मैंशन अब भी मेहमानों की हलचल से भरा था, लेकिन नायरा अपने कमरे में अकेली थी। उसकी हथेलियों पर लगी हल्दी अब भी चमक रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी से सारी चमक मिट चुकी थी। वो शीशे के सामने खड़ी थी, अपने ही अक्स को देखती हुई। क्या ये सच में मेरी शादी है? क्या यह मेरा भविष्य है? उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन जवाब सिर्फ एक डर था। अचानक दरवाजा खुला। एक धीमी आहट हुई। दरवाजा हल्का सा सरका और अंदर समर प्रताप सिंह आया। अथर्व का सौतेला भाई। गहरी भूरे रंग की शर्ट, हल्की दाढ़ी, और होठों पर हमेशा की तरह एक अजीब मुस्कान। नायरा ने उसे शीशे में देखा और पलटकर खड़ी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में घबराहट थी। समर कमरे के बीचों बीच आकर खड़ा हुआ और बड़े आराम से बोला, भागने के बारे में सोचा? उसके शब्द सुनते ही नायरा के चेहरे से रंग उड़ गया। क्या?
समर ने सिर झुकाकर हल्के से हंस दिया। तुम जानती हो कि यह शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही। तुम्हें लगता है कि अथर्व तुम्हें कभी आज़ाद करेगा? नायरा ने अपनी सांसें काबू में करने की कोशिश की। तुम ये सब क्यों कह रहे हो? उसकी आवाज़ कांपी। समर ने धीमे से आगे बढ़ते हुए कहा, अगर तुम सच में इस शादी से बचना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नायरा को एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? नहीं, नायरा। समर की आंखों में अजीब सा यकीन था। तुम सिर्फ हाँ कहो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। एक पल की उम्मीद, फिर कड़वी सच्चाई। नायरा की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद चमकी। क्या ये सच में मुमकिन है? क्या मैं इस नरक से बच सकती हूँ? लेकिन अगले ही पल उसके मन में उसके भाई बहन का चेहरा उभर आया। अथर्व ने साफ साफ कहा था, अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया तो तुम्हारे भाई बहनों का क्या होगा ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नायरा का दिल डूब गया। नहीं, उसने धीरे से कहा, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं नहीं भाग सकती। समर की रहस्यमयी मुस्कान। समर ने उसे गौर से देखा। फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी और धीमे से फुसफुसाया, तो बस तैयार रहो नायरा, ये शादी तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली है। उसकी आवाज में एक रहस्य था, एक छुपा हुआ इरादा। नायरा उसे देखते ही सहम गई। समर ने एक गहरी नजर डाली और फिर उसी धीमी चाल से दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला और वो बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी मुस्कान नायरा के मन में कई सवाल छोड़ गई। समर क्या चाहता है? क्या वो सच में मेरी मदद करना चाहता था या उसके इरादे कुछ और हैं? नायरा का दिल किसी बुरी अनहोनी का एहसास कर रहा था, और यह एहसास गलत नहीं था। अंधेरे में एक उलझी सोच। शाम ढल चुकी थी। राठौड़ मेंशन की रोशनी जगमगा रही थी, लेकिन नायरा के अंदर अंधेरा था। वह बालकनी में खड़ी थी, उसकी नजरें आसमान पर टिकी थीं। तेज हवा उसके बालों को बिखरा रही थी, मानो कह रही हो, अब भी वक्त है, कुछ बदल सकता है। लेकिन क्या सच में? क्या उसकी जिंदगी में बदलाव मुमकिन था, या फिर वो हमेशा के लिए इस रिश्ते में बंधने जा रही थी, एक ऐसे बंधन में जो उसने कभी चाहा ही नहीं? पीछे से एक जानी पहचानी आहट, पीछे से हल्की आहट आई। नायरा ने अपनी पलकें झपकाईं, लेकिन पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। फिर वह जानी पहचानी आवाज गूंजी, सुहागन बनने की तैयारी कर रही हो? उसकी आवाज में वही गहराई थी, वही ठंडा एहसास जो हमेशा उसकी रीढ़ में सिहरन भर देता था। नायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। अथर्व की नजदीकियां। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी मौजूदगी अब नायरा के ठीक पीछे थी। वो इतना करीब था कि उसकी गर्म सांसें नायरा की गर्दन को छू रही थीं। फिर उसकी उंगलियां नायरा के बालों में उलझ गईं। नायरा की आंखें बंद हो गईं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अथर्व ने उसके बालों को अपनी उंगलियों में लपेटा और बेहद धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, तुम मुझसे जितनी दूर भागने की कोशिश करोगी, मैं तुम्हें उतना ही और पास खींचूंगा। नायरा का टूटता हौसला। नायरा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्यों क्यों मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है? क्यों मेरी सांसें तेज हो रही हैं? अथर्व के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना था उसकी आंखों में बसा दावा, अब तुम सिर्फ मेरी हो नायरा। ये शब्द नहीं थे, यह एक हक जताने का तरीका था, एक बंधन जो अब उसकी जिंदगी पर पूरी तरह हावी होने वाला था। क्या वो इस बंधन से खुद को बचा पाएगी, या फिर यह एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जिसमें नफरत भी थी और एक अजीब सा अपनापन भी? अगले एपिसोड में शादी की रस्मों में बढ़ता नायरा का डर और अथर्व की कड़वी सच्चाई। एपिसोड 4, डर की डोर में बंधी दुल्हन, बदलते रिश्तों की उलझन। शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। राठौड़ मेंशन देवों और लाइटों से जगमगा रहा था। ढोलक की थाप पूरे महल में गूंज रही थी और औरतों की हंसी ठिठोली माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। लेकिन इस रौनक के बीच एक चेहरा था जो बिल्कुल बुझा हुआ था। नायरा, वह भारी लाल जोड़े में बैठी थी, सिर झुका हुआ, आंखें खाली। उसकी हथेलियों पर मेहंदी रची जा रही थी, अथर्व के नाम की मेहंदी। महल की महिलाएं चहक रही थीं, गीत गा रही थीं, मेहंदी रचा के रखना, डोली सजा के रखना। नायरा ने अपनी हथेलियों की तरफ देखा। क्या सच में ये शादी उसके लिए एक खुशी थी, या फिर यह उसकी आज़ादी छीनने का एक और तरीका था? मेहंदी लगाने वाली औरत हंसते हुए बोली, बिटिया, जितनी गहरी मेहंदी चढ़ेगी, पति उतना ही प्यार करेगा। चारों ओर से हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं, लेकिन नायरा के लिए ये हंसी नहीं थी, एक ताने की तरह थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। प्यार, ये प्यार था या जबरदस्ती की एक बेड़ी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए जकड़ने वाली थी? कानों में एक ठंडी फुसफुसाहट। अचानक उसके कानों के पास एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, अब ये नाम सिर्फ तुम्हारी हथेलियों पर नहीं रहेगा नायरा, तुम्हारी जिंदगी पर भी यही नाम लिखा जाएगा।
नायरा का दिल धक से रह गया। अथर्व, उसकी आवाज उतनी ही ठंडी थी जितना उसका स्पर्श। नायरा ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। गहरी, रहस्यमयी, कड़ी आंखें। एक ऐसी नज़र जो उसे हमेशा यह एहसास कराती थी कि अब वो खुद पर हक नहीं रखती। अब उसकी किस्मत किसी और के हाथ में थी, कैद की पहली निशानी। मेहंदी गहरी चढ़ चुकी थी, चारों तरफ से हर्षोल्लास की आवाजें आ रही थीं। वाह, क्या रंग आया है! लेकिन नायरा के लिए ये रंग नहीं, एक कैद की पहली निशानी थी। उसने अपनी हथेलियां बंद कर लीं, मानो खुद को इस सच से छुपाना चाहती हो। लेकिन क्या वो बच सकती थी? या फिर यह मेहंदी वाकई में उसकी जिंदगी पर छप चुकी थी, हमेशा के लिए? आधी रात का तूफान, रात का सन्नाटा घना था। घड़ी की सुइयां 12 बजा चुकी थीं। बाहर बारिश हो रही थी। ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को उड़ा रही थी, जैसे कोई छुपा हुआ डर कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा हो। कमरे के एक कोने में नायरा खड़ी थी, बेहद बेचैन, घबराई हुई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर मैं अभी नहीं भागी तो फिर कभी नहीं भाग पाऊंगी। उसने अपने आंसू पोंछे और जल्दी से अलमारी खोली, कुछ पैसे उठाए, दुपट्टा संभाला और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर का नजारा डरावना था, अंधेरा, ठंड और मूसलधार बारिश। लेकिन नायरा के लिए यह अंधेरा भी उस घर की दीवारों से कम खौफनाक था। खिड़की से छलांग या कैद? उसने एक लंबी सांस ली। बस एक छलांग, और मैं इस कैद से आजाद हो जाऊंगी। उसका हाथ खिड़की के किनारे तक पहुंच ही रहा था कि, कहाँ जा रही हो, नायरा? ठंडी, खौफनाक आवाज ने उसके जिस्म से जान निकाल दी। उसकी सांसें रुक गईं, उसकी उंगलियां खिड़की की चौखट पर जम गईं, लेकिन उसकी हिम्मत ढीली पड़ने लगी। अथर्व की आग भरी आंखें धीरे धीरे, बेहद डरते हुए, उसने अपना सिर घुमाया। दरवाजे पर अथर्व खड़ा था। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ गुस्से की लपटें थीं। नायरा का खून जम गया। उसने धीरे से हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अथर्व धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम जैसे नायरा के दिल पर हथौड़े की तरह गिर रहा था। तुम्हें लगा कि तुम मुझसे बच जाओगी? उसकी आवाज बेहद शांत थी, लेकिन हर शब्द खतरनाक था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। नायरा ने एक पल के लिए सोचा कि शायद वो कोई बहाना बना सकती है। मैं बस ताज़ी हवा लेने आई थी। अथर्व एकदम नजदीक आ गया। उसने अपनी उंगलियां नायरा की कलाई पर रखीं, मजबूती से, अधिकार जताते हुए। हवा लेने? उसने नायरा की कलाई को हल्का सा दबाया, जिससे नायरा की सांसें तेज हो गईं। या मुझसे भागने? नायरा की आंखों में आंसू आ गए। प्लीज, मुझे जाने दो, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन अथर्व के लिए नायरा अब उसकी अमानत थी। उसने उसकी कलाई को और कसकर पकड़ लिया और धीरे से फुसफुसाया। तुम मेरी हो, नायरा, और मेरी चीजें मुझसे भाग नहीं सकती। कैद की ओर एक और कदम। अथर्व ने खिड़की की ओर देखा और फिर नायरा की आंखों में झांका। अगर इतनी ही आज़ादी चाहिए, तो ठीक है। नायरा ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। लेकिन अगले ही पल अथर्व ने झटके से खिड़की बंद कर दी और दरवाजे की ओर बढ़ा। अब से इस कमरे से बाहर निकलने की भी मत सोचना, नायरा, उसने दरवाजे की चाबी उठाते हुए कहा। क्योंकि अब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और अगले ही पल दरवाज़ा लॉक हो चुका था। नायरा का दिल डूब गया। अब वो कहाँ जाएगी? अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अथर्व का गुस्सा, कैद की दीवारें और बढ़ती बेचैनी। कमरे में घनघोर सन्नाटा था। बस नायरा की तेज धड़कनों और खिड़की से टकराती बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। अथर्व धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। नायरा को लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। उसकी आंखें डर से फैल गईं और उसने कदम पीछे करना चाहा, लेकिन दीवार ने उसे रोक दिया। अब वो पूरी तरह फंस चुकी थी। अथर्व की ठंडी मगर धधकती आवाज। अथर्व उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन आंखों में धधकता तूफान साफ दिखाई दे रहा था। मुझे लगा था कि तुम समझदार हो, नायरा, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसके शब्द किसी तलवार की तरह चुभ रहे थे। पर तुम अब भी वही गलती कर रही हो। नायरा कांप रही थी। उसके गले से बस एक टूटी फूटी आवाज निकली, मुझे जाने दो। एक झटके में हदे पार अथर्व के होठों पर हल्की सी कुटिल मुस्कान आई। अगले ही पल उसने एक झटके में नायरा का हाथ पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। नायरा के होठों से हल्की चीख निकल गई। उसकी पीठ ठंडी दीवार से जा टकराई और अथर्व ने अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ रख दिए, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घेर ले। अगर तुम्हें जाना ही है, उसकी आवाज ठंडी थी, मगर हर शब्द में एक अजीब सा जुनून था। तो एक बात याद रखना, नायरा, उसने उसका चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया। तुम सिर्फ मेरी हो, और जो चीज मेरी होती है, उसे मैं खोने नहीं देता।
दर्द से भरी नायरा की सिसकियां नायरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, तुम मुझे जबरदस्ती क्यों बांध रहे हो अथर्व? उसकी आवाज में बेबसी थी। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही नफरत है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? अथर्व के चेहरे पर एक पल के लिए कुछ बदला, जैसे उसका दिल किसी छिपे हुए दर्द से चीर गया हो। उसकी उंगलियां थोड़ी ढीली पड़ीं, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसने नायरा की ठुड्डी को हल्के से ऊपर किया और गहरी लेकिन कठोर आवाज में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। और नहीं तुम्हें किसी और का होने दूंगा। अब क्या करेगी नायरा? कमरे में अब भी वही सन्नाटा था। बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन नायरा को लगा कि असली तूफान तो उसके ठीक सामने खड़ा था। अथर्व। सुबह का सन्नाटा और शादी की गूंज राठौड़ मेंशन रोशनी से नहा रहा था। महल जैसा विशाल हवेली, हर ओर चहल पहल थी। फूलों की महक, ढोल नगारों की आवाज और सजी धजी औरतों की खिलखिलाहट से पूरा माहौल संगीतमय हो गया था। लेकिन इस शोरगुल के बीच एक दिल खामोश था, नायरा का, आईने में कैद एक टूटी दुल्हन। नायरा अपने कमरे में बैठी थी, लाल जोड़े में सजी हुई। उसके सिर पर भारी दुपट्टा था जो उसे दबाए जा रहा था। आईने में उसने खुद को देखा, एक सुंदर दुल्हन, लेकिन उसकी आंखें मरी हुई लग रही थीं। अब कोई रास्ता नहीं, उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। अब ये शादी होकर ही रहेगी, उसने खुद से कहा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक शादी थी, या इसके पीछे कोई और भी गहरी साजिश छुपी थी? समर का छुपा इरादा? तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। नायरा। नायरा ने सिर घुमाया। समर अंदर आया, उसकी आंखों में चिंता थी। तुम सच में ये शादी करोगी? नायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। समर ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। नायरा के दिल की धड़कन एक पल को तेज हुई, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि उसके भाई बहन अभी भी अथर्व के काबू में थे। मैं नहीं भाग सकती, उसने टूटे शब्दों में कहा। समर उसे गौर से देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। ठीक है नायरा, लेकिन याद रखना, ये शादी सिर्फ तुम्हारे लिए बंधन नहीं है, किसी और के लिए भी एक सजा साबित हो सकती है। और फिर वह चला गया, कसमों की बेड़ियां और अथर्व की नजरें। थोड़ी देर बाद दासी ने आकर कहा, दुल्हन को मंडप में बुला रहे हैं। नायरा ने एक आखिरी बार खुद को आईने में देखा, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो उठी और मंडप की ओर बढ़ी। जैसे ही वो वहां पहुंची, अथर्व पहले से मौजूद था। उसकी आंखें सीधी नायरा पर टिकी थीं। आज से तुम सिर्फ मेरी हो, नायरा, और मैं तुम्हारी किस्मत का हर फैसला खुद लूंगा। क्या ये शादी सच में एक नए जीवन की शुरुआत थी, या फिर यह सिर्फ एक नई कैद थी जिसमें नायरा को जिंदगी भर रहना था? एपिसोड 5, सुर्ख जोड़े में कैद जिंदगी, दुल्हन की विदाई, आजादी की विदाई। शादी का दिन, राठौड़ हवेली का जलवा और नायरा का दर्द। राठौड़ हवेली आज किसी राजमहल से कम नहीं लग रही थी। दीवारों पर झूमर लटक रहे थे, आंगन में बड़े बड़े फूलों के मंडप सजे थे। गुलाब और चमेली की खुशबू पूरे महल में फैली थी। बाहर घोड़ी पर सवार दूल्हे की बारात शाही अंदाज में हवेली की ओर बढ़ रही थी। बैंड बाजे की धुन पर मेहमान झूम रहे थे। हर कोई खुश था, सिवाय उस लड़की के जो आज दुल्हन बनने जा रही थी। नायरा की आखिरी आज़ादी कमरे के अंदर, नायरा भारी लाल जोड़े में बैठी थी। उसकी कलाइयों में सोने की चूड़ियां झंझना रही थीं, माथे पर झूमर लटक रहा था। लेकिन उसकी आंखों में नमी थी, जैसे कोई कैदी आखिरी बार आज़ाद हवा में सांस ले रहा हो। उसके ठीक सामने बड़ा सा आईना था, जिसमें वो अपनी परछाई देख रही थी। क्या ये सच में मैं हूँ, या बस एक कठपुतली जिसे किसी और की डोर से बांध दिया गया है? तू बहुत खूबसूरत लग रही है, नायरा, पीछे से उसकी सहेली मुस्कुराते हुए आई। कितनी सुंदर लग रही है तू, नायरा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान था। खूबसूरत नहीं, मजबूर, उसने खुद से कहा। समर की बेचैनी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नायरा। नायरा ने सिर घुमाया। समर खड़ा था, उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो जल्दी से अंदर आया और फुसफुसाया, अभी भी वक्त है, चलो यहाँ से निकल चलते हैं। नायरा ने एक पल को उसकी ओर देखा। क्या ये सच में उसका आखिरी मौका था? लेकिन तभी अथर्व का संदेश। दरवाजे के ठीक बाहर किसी ने एक लिफाफा फेंका। समर ने उसे उठाकर खोला। अंदर एक कागज था, जिस पर बस एक लाइन लिखी थी, अगर नायरा भागी तो इसकी सजा सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को मिलेगी। नायरा ने कागज पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अब कोई रास्ता नहीं था। उसने समर की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। अब ये शादी होकर ही रहेगी, और वो उठकर बाहर की ओर बढ़ी। बाहर उसका दूल्हा अथर्व राठौड़ अपनी शेरवानी में उसका इंतजार कर रहा था।
आज सिर्फ नायरा की शादी नहीं हो रही थी, आज उसकी आज़ादी की विदाई भी हो रही थी। राठौड़ हवेली का भव्य मंडप, चारों तरफ चमचमाती झालरें लटक रही थीं। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू पूरे माहौल को महका रही थी। चारों ओर मेहमानों की चहल पहल थी, ढोल नगारों की गूंज, मंत्रों के उच्चारण, सब कुछ एक भव्य उत्सव का हिस्सा था। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जिसे सिर्फ नायरा ही महसूस कर सकती थी। ये शादी नहीं, एक बंधन है जो शायद पूरी जिंदगी मुझे कैद कर देगा। बाहर से शहनाई की धुन के साथ बारात अंदर आ रही थी। अथर्व घोड़ी पर बैठा था, अपनी शाही शेरवानी में, चेहरे पर वही विजयी मुस्कान, मानो वह नायरा को नहीं बल्कि किसी सौदे को जीतने आया हो। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी, बस एक कड़क अहंकार, जैसे वो नायरा पर नहीं, उसके पूरे वजूद पर हक जताने आया हो। नायरा भारी लहंगे में मंडप में लाई गई। उसके पैरों में पायल थी, लेकिन उन्हें बेड़ियां लग रही थीं। उसके माथे का झूमर चमक रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि यह रोशनी भी उसकी तकदीर के अंधेरे को नहीं मिटा सकती। क्या ये सच में मेरी जिंदगी है? किसी ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो बेटी, फेरों का समय हो गया। पहला फेरा, धर्म का वचन। मंत्रों के उच्चारण के साथ पहला फेरा शुरू हुआ। पहला फेरा धर्म के लिए। नायरा ने कांपते हुए कदम बढ़ाया, उसका मन चीख चीख कर कह रहा था, यह विवाह धर्म नहीं, अन्याय है। दूसरा फेरा, प्रेम का वचन। दूसरा फेरा प्रेम के लिए। नायरा ने धीरे से अथर्व की ओर देखा। क्या ये प्रेम था या सिर्फ उसका जुनून? अथर्व के चेहरे पर एक ठहराव था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, नायरा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा फेरा, और फिर आखिरी वचन। हर फेरे के साथ नायरा का मन बोझिल होता गया, हर मंत्र उसे किसी और दुनिया की ओर धकेल रहा था। और फिर सातवां फेरा आया। सातवां फेरा, हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का वचन। अथर्व ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। वह झुकी नजरों से बस उसकी पकड़ महसूस कर रही थी। अब तुम सिर्फ मेरी हो, नायरा, अथर्व ने उसके कान में धीरे से कहा। इस रिश्ते से भागने की कोशिश भी मत करना। नायरा की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब कुछ नहीं बचा था, ना आज़ादी, ना उम्मीद, ना कोई और रास्ता। आज सिर्फ उसकी शादी नहीं हुई थी, आज उसकी तकदीर पर भी 7 फेरे लग चुके थे। सिंदूर और मंगलसूत्र, गुलामी की मोहर, शहनाइयों की गूंज में डूबी एक टूटती हुई आत्मा। मंडप में मंत्रों का उच्चारण तेज हो रहा था, सिंदूरदान का वक्त आ चुका था। चारों तरफ रिश्तेदारों के चेहरे खिले हुए थे, कोई हंस रहा था, कोई फोटोग्राफर को बुला रहा था। लेकिन नायरा के लिए ये शादी का नहीं, किसी कैद में जाने का आखिरी क्षण था। उसके अंदर जैसे कोई तूफान उठ रहा था। अब ये मोहर लगेगी और मैं हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगी। अथर्व की बेरहम पकड़, नायरा का चेहरा ऊपर किया गया। अथर्व का हाथ सिंदूर से भरा हुआ था। उसने उसकी आंखों में झांका, कहीं कोई सवाल नहीं था, कोई दया नहीं थी, बस एक हक, एक दावा, तुम मेरी हो, नायरा, और अब ये दुनिया भी देखेगी। सिंदूर, जो उसका नहीं था, अथर्व ने बिना किसी झिझक के जबरदस्ती उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। नायरा के चेहरे पर कुछ लाल कण गिरे, लेकिन उसे लगा जैसे ये कोई रंग नहीं बल्कि आग की चिंगारियां हैं। चारों तरफ कैमरों की फ्लैश चमकी, तालियां बजीं, लोगों ने शादी की बधाइयां दी। लेकिन नायरा को लगा, मेरे भाग्य की लकीरें इस लाल रंग के नीचे धुंधली हो गई हैं। मंगलसूत्र, एक कैदी का पट्टा। इसके बाद अथर्व ने जेब से एक भारी काले मोतियों वाला मंगलसूत्र निकाला। उसे देखकर नायरा की सांसें और तेज हो गईं। ये सिर्फ एक गहना नहीं था, ये एक बेड़ी थी, एक जंजीर जो उसे जिंदगी भर अथर्व से बांधने वाली थी। ये डोर अब जिंदगी भर तुम्हारे गले से बंधी रहेगी। अथर्व ने मंगलसूत्र नायरा के गले में डाल दिया और हल्के से फुसफुसाया। उसके शब्द ठंडे थे, लेकिन उनमें एक दावा था, एक ऐसा दावा जिसे नायरा कभी नहीं चाहती थी। उसने अपनी कसमसाती सांसों को काबू में रखा। अब ये रिश्ता सिर्फ शादी का नहीं, ये मेरी कैद की सजा बन चुका है। शाम का रंग और एक छुपी हुई चाल। राठौड़ हवेली में शहनाइयों की गूंज अब धीमी हो चुकी थी। शादी के सारे रस्मों रिवाज पूरे हो चुके थे। मेहमान धीरे धीरे अपने कमरों में लौट रहे थे, कुछ अब भी नाच गाने में डूबे थे। लेकिन इस चकाचौंध के बीच एक शख्स चुपचाप खड़ा था। समर, हाथ में क्रिस्टल ग्लास लिए, हल्की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थीं। वो पूरे वक्त एक कोने से मंडप में चल रही हर एक हलचल को देख रहा था। अथर्व की वो जीत की मुस्कान, नायरा की सूनी आंखें, जबरन भरा गया सिंदूर और मंगलसूत्र का बोझ। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जिसे कोई नहीं पढ़ सकता था। शादी हो गई, पर खेल अभी जारी है। समर ने धीरे से अपनी ड्रिंक को घुमाया और हल्की मुस्कान दी। अथर्व,
तुमने अपनी जिद से यह शादी जीत ली, पर यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उसकी आंखें नायरा पर टिकी थीं, जो अब किसी कठपुतली की तरह खड़ी थी। इतना भी आसान नहीं होगा दोस्त, उसके लहजे में शहद से लिपटी हुई चालाकी थी। समर का खेल क्या है? उसने एक घूंट लिया और धीमे कदमों से आगे बढ़ा। हर कोई अथर्व और नायरा में व्यस्त था, किसी ने समर की हलचल पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी हर हरकत एक नई साजिश का इशारा कर रही थी। उसके चेहरे पर शैतानी सी मुस्कान थी, जैसे वो पहले से ही कुछ बड़ा सोच चुका हो। अब खेल में मेरा भी तो कुछ हक बनता है, समर ने खुद से कहा और एक नज़र नायरा पर डालकर ग्लास टेबल पर रख दिया। उसकी उंगलियां हल्के से टेबल के कांच पर घिसी। अब देखना नायरा, तुम्हारी किस्मत में सिर्फ अथर्व नहीं लिखा। समर का खेल क्या था? क्या यह महज एक मजाक था, या फिर इस कहानी में कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था? राठौड़ हवेली का वो कमरा जहां किस्मत लिखी जानी थी। शादी की चकाचौंध खत्म हो चुकी थी। राठौड़ हवेली में अब शांति थी, मगर नायरा के दिल में तूफान मचा हुआ था। लाल जोड़े में सजी वो दहलीज पर खड़ी थी, एक नई दुनिया में कदम रखते हुए। मगर ये दुनिया कोई सपना नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी सजा थी। अब ये तुम्हारा घर है नायरा, और मैं तुम्हारी किस्मत। अथर्व की आवाज कमरे में गूंज उठी। दरवाजा बंद होते ही नायरा का दिल एक अजीब से डर में डूबने लगा। क्या तुम सच में मुझे इस शादी में तोड़ दोगे? उसकी आवाज कांप रही थी। वो जानती थी कि इस कमरे से बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं था। तोड़ूंगा नहीं, बनाऊंगा अपनी तरह। अथर्व ने धीरे से उसकी थोड़ी उठाई। उसकी आंखों में कोई अपनापन नहीं था, बस एक अजीब सा जुनून झलक रहा था। नायरा ने खुद को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन अथर्व ने उसका हाथ पकड़ लिया। भागने की सोच भी मत नायरा, ये शादी सिर्फ रस्मों की मोहताज नहीं है, यह एक कैद है जिसमें तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। कमरे की साजिश और छुपे हुए इरादे। नायरा का बदन ठंडा पड़ रहा था। कमरे की दीवारों पर महंगे पर्दे, फर्श पर खूबसूरत कालीन, हवा में महंगे इत्र की खुशबू। सब कुछ बाहरी दुनिया के लिए एक शाही ख्वाब जैसा था, लेकिन नायरा के लिए ये सिर्फ एक सुनहरी सलाखों वाली जेल थी। उसकी नजरें इधर उधर भागने लगीं, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। अथर्व ने धीरे से उसकी चूड़ियां पकड़ी और फुसफुसाया, समझ लो नायरा, अब तुम्हारी जिंदगी मुझसे शुरू होती है और मुझ पर ही खत्म होगी। नायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। क्या नायरा इस कैद से बाहर निकल पाएगी? अथर्व ने दीवार के पास जाकर लाइट्स धीमी कर दी। कमरे में अब हल्का अंधेरा था और सिर्फ साजिशों की परछाइयां नजर आ रही थीं। क्या ये शादी वाकई एक रिश्ता थी, या फिर एक खूबसूरत मगर डरावनी चाल?